हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल सी बात कहा गया है, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट अट्रैक्ट्स एंड रिपेल्स अदर ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो उसे रिपेल करेगा या तो उसे अट्रैक्ट करेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, कोई भी वायर ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, रेट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, और करंट का जो वैल्यू होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ये कह रहे हैं एक कूलम चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कुछ नहीं, ये वाला पार्ट इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻, ये प्लस का 90 ऊपर आके हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो ये इतना उसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआई, बहुत इससे सवाल आते हैं। तो और ये समझ में भी नहीं आता बच्चों को, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन ऑफ ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट्स। जैसे मान लो बच्चों, ये पॉइंट है और ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने में, इस चार्ज को इस पॉइंट में लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, जो वर्क डन लगेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी काम करने की एबिलिटी, कि हाँ भाई इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। कहते नहीं है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है फिर भी आप काम नहीं कर रहे हैं। तो पोटेंशियल होता है काम करने की एबिलिटी। ठीक है, तो वही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे देखिए इसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी था और इसमें एक पॉइंट मान लो ए था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या कहते हैं? मान लो इन्फिनिटी को हम पॉइंट बी मान लेते हैं, और किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन लगता है, जो कार्य होता है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी कह रहा है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बी है और एक पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी है।
तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। फॉर्मूला तो वही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आगे ओम्स लॉ में इसका कंसेप्ट है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, हम वोल्टेज कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यू आ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सिंबल आपको दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि बताइए किसका सिंबल है, तो इस सिंबल को एक बार दिमाग में बैठा लेना है। इलेक्ट्रिक सेल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अगर प्लग के दोनों के बीच कोई बिंदु नहीं होगा तो वो प्लग क्या होगा, वो स्विच क्या होगा, ओपन होगा। और बीच में बिंदु आ गया तो वो क्लोज होगा। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये क्या है, ये हमारा स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, और ये हमारा स्विच क्या है, क्लोज है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी याद रखिएगा। वायर ज्वाइंट, जब हम दो वायर को ज्वाइंट करते हैं तो ये वायर ज्वाइंट। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये देखिए इसमें वायर क्रॉस हो रहा है बिना ज्वाइंट के, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा देखिए आगे इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल तो बच्चे को पता है। रेसिस्टेंस का सिंबल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस रेसिस्टेंस पे या तो एरो का निशान आ जाए या ये वाला एरो का निशान, तो मान लीजिए वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी इसका वैल्यू हमेशा वेरिएबल करता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, ए मीटर और वोल्ट मीटर, आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, लेकिन आप लोग उससे पहले ए मीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो पाथवे प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स को देखिए भाई, कितने हैंडसम आदमी थे, देख रहे हैं 1918 के समय की बात है और इतने हैंडसम व्यक्ति हैं ओम्स की, क्या बताएं। ये देखिए पूरा जॉ लाइन इनका निकला हुआ है। तो इनके लॉ को भी पढ़ते हैं, जितने ज्यादा ये हैंडसम थे उतने ही ज्यादा इनके पास ब्रेन था। तो ओम्स लॉ ने, इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इनका जो लाइफ पीरियड था वो देख लीजिए 1787 से लेके 1827 तक। ठीक है, तो लाइफ पीरियड इनका काफी कम लग रहा है, लगभग ये कितने 14 ईयर्स ही। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे 56 होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में। तो इन 1827 में ओम फाउंड ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। 1827 में ओम्स ने पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक रिलेशन फाउंड किया और उन्होंने बताया कि इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across an opposite terminal is directly proportional to the flow of electric current in an electric conductor। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये अपोजिट टर्मिनल, अभी हमने पढ़ा देखा था ना सिंबल। ओ यार ये क्या बन गया, रुक जाइए 2 मिनट। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था सिंबल के बारे में, तो ये अपोजिट टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस का। तो इनका जो इनके अपोजिट टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वोल्टेज।
जो बैटरी लगे रहते हैं वही तो वोल्टेज के सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स होते हैं। आपको भी पता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो बस वही ओम्स लॉ ने बता दिया। ओम्स लॉ बताए कि जो अपोजिट टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और R रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में कांस्टेंट आया। ठीक है, और इसी रेसिस्टेंस के बारे में बाद में समझाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, potential difference directly proportional to the electric current that flow in an semiconductor। तो रेसिस्टेंस, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का वो क्या करता है? विरोध करता है। अपोजेस, यहाँ पे क्या लिखा है? अपोजेस, फ्लो को विरोध करने लगता है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, अपोज करने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस की खोज ओबियसली ओम्स ने ही अपने लॉ में किया था, तो उन्होंने अपना ही नाम का यूनिट रेसिस्टेंस को दे दिया कि हाँ भाई, रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? ओम होगा। कैपिटल R से इसको डिनोट किया जाता है, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से, जैसे V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इसी से अराइज होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि रेसिस्टेंस आखिरकार अराइज कैसे होते हैं? रेसिस्टेंस आपने बता दिया सर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, हमने भी जान लिया, लेकिन हमको समझाइए कि अराइज कैसे होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए वायर है, ये वायर है, ठीक है, और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि नहीं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं विद द मैक्सिमम, बहुत हाई स्पीड से, तो बात करें तो जब ये फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वायर के मटेरियल से भी कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। और जब भी आपको भी पता है एनर्जी कंजर्वेशन में कि जो जब कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन में। ठीक है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उनसे एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? ब्रेक होता है। जो भी मोमेंटम होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो मोमेंटम ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होता है। तो यही एनर्जी रिलीज होते रहता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज होते रहता है, रिलीज होते रहता है। और ये एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हीट एनर्जी रिलीज होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और यही जब टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है तो ये चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं, इनके फ्लो को ये रोकता है, इनके फ्लो को होने नहीं देता है, और इसी से हमारा जो रेसिस्टेंस है वो एराइज हो जाता है। रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी, हर एक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो रेसिस्टेंस के रूप में एराइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, फ्लो करते करते आपस में टकराते हैं, और मटेरियल के जो इनर साइड होता है उससे भी टकराते हैं। टकराने के कारण ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उनका मोमेंटम ब्रेक होता है। मोमेंटम ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण एनर्जी वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
हीट एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो वहीं से रेसिस्टेंस राइज हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ ग्राफ। तो देख लीजिए, इसमें डायरेक्टली कह रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट का फ्लो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको भी पता है कि यहाँ पे स्लोप होते हैं। स्लोप क्या होता है, जिसको एम से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, किसी भी लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास के चैप्टर में, पढ़ना है ज्योमेट्री चैप्टर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट आपको दिखता नहीं है, तो एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ओम्स लॉ। तो जैसे हम y एक्सिस पे देखिए क्या है, v है, और फॉर्मूला क्या होता है v का, v इज इक्वल टू आर आई होता है। ठीक है, x एक्सिस पे हमारा क्या है, i है, और c इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 होता है। तो देख लीजिए, जो स्लोप हमारा निकल के आया वो क्या आया, m इज इक्वल टू आर। तो जो हमारा स्लोप आया वो हमारा रेसिस्टेंस आया। कुछ नहीं करना है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, और इसका जो पैटर्न हम पढ़ते हैं जब ग्राफ पढ़ते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला आता है। y मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यू दिया होता है वो, x एक्सिस पे जो वैल्यू दिया होता है वो, और m स्लोप। तो इस पैटर्न पे हम बैठा के देख रहे हैं, इंटरसेप्ट तो 0 है, पूछेगा इंटरसेप्ट क्या आएगा, तो 0 होगा, और स्लोप क्या होगा, तो r होगा। ठीक है, तो ये मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, कह रहे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वायर का। अब देखिए, तो लेंथ, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके लेंथ से क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, यही पूछ रहा है बेसिकली। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर का मतलब है कि किसी भी वायर का जितना ज्यादा लंबाई होगा, जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा, उसका रेसिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, जैसे मान लो कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे ये कोई कंडक्टर है वायर, जब इसको हम बीचों बीच काट के देखेंगे तो ये अंदर वाला जो एरिया होता है, ये इसी एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर के जो वायर होते हैं आप लोग देखिए वो मोटे मोटे होते हैं। मोटे क्यों होते हैं, ताकि उनका एरिया ज्यादा है तो उसमें रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, जैसे कॉपर का अलग रेसिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम का अलग रेसिस्टेंस होगा, गोल्ड का अलग रेसिस्टेंस होगा, सिल्वर का अलग रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। लास्ट हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर किसके लिए, कंडक्टर के लिए। किसके लिए होता है, कंडक्टर। आपको पता है कि 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स के लिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। लेकिन 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 सेमीकंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, फॉर ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेमी कंडक्टर SC। ठीक है,
आप जब 12th क्लास में सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दो बात बताया गया है। एक होता है हमारा कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बैंड, और एक होता है हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है ना, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हम देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कि नहीं? तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब फ्लो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज तेजी से फ्लो करेंगे तो रेसिस्टेंस खुद पे खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही दो केस आप लोग याद कर लीजिएगा। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जब हम कंडक्शन बैंड में भेजते हैं तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी हम देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर में, उसके रेसिस्टेंस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, जैसे अभी हमने बात किया कि जो रेसिस्टेंस होते हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों इक्वेशन को हम लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो ये कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट आया जिसको हम रो कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रो कह रहे हैं, रो, इसी को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। और जो रेसिस्टिविटी होता है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होगा? सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होंगे इंसुलेटर के, क्योंकि इंसुलेटर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हीट किसी का भी कंडक्शन नहीं करते हैं। इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट। ठीक है, तो वही है। तो देखिए सबसे कम जो होगा रेसिस्टिविटी का वैल्यू वो होगा मेटल्स के लिए। जितने भी मेटल्स हैं उनकी रेसिस्टिविटी का वैल्यू देखिए, सब में पावर 10 का 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -6 दिया है। तो आप बताइए 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -8 में कौन सबसे छोटा है? 10 टू द पावर -8 सबसे छोटा है। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। देखिए सिल्वर का रेसिस्टिविटी बहुत कम है, कॉपर का रेसिस्टिविटी बहुत कम है, एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी उससे भी मतलब उन्हीं के बराबर है। सब में 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए जो तीन मेटल्स हैं सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिक वायर के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और इंडिया में ज्यादातर लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा है। सिल्वर कौन कराएंगे? मुकेश अंबानी जी कराएंगे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो सिल्वर महंगा आता है, इसीलिए घर की वायरिंग में सिल्वर का इस्तेमाल इंडिया में मोस्टली नहीं होता है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम का मोस्टली यूजेस इंडिया में होता है। ठीक है, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी अगर किसी का है तो वो है सिल्वर का। सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा रेसिस्टिविटी है कॉपर का, और उससे थोड़ा सा ज्यादा रेसिस्टिविटी है एल्यूमिनियम का। और यही तीन ऐसे मेटल है जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए इनका यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मेटल बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हमारा है सिल्वर।
ठीक है, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम है तो उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। कंडक्टिविटी हाई होगा यानी वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये मेटल का नाम याद रखिएगा। उसके बाद टंगस्टन, निकल, आयरन, इन सब का तो जनरली यूज नहीं होता है वायर बनाने में। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि वाई कॉपर मेटल इज यूज फॉर मेकिंग वायर। तो आप लोगों का दो तीन अगर रीजन में आंसर देना होगा तो पहला रीजन तो ये हो जाएगा, इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। दूसरा रीजन है इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तीसरा रीजन है कि ये मार्केट में प्रॉफिटेबली हमें मिल जाता है और इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये तीन रीजन आप दे सकते हैं अगर ये क्वेश्चन है कि कॉपर मेटल का यूज वायर बनाने में क्यों किया जाता है। तो कंडक्टिविटी हाई होता है, रेसिस्टिविटी लो होता है और ये प्रॉफिटेबली मार्केट में मिल जाता है, इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं ज्यादातर वायरिंग में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन पढ़ने होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जब रेसिस्टर एक के बाद ये हमने बताया था कि रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसे ही होता है। तो जब रेसिस्टर एक के बाद आपस में जुड़े होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग देख लीजिएगा कि सारे जो रेसिस्टर हैं वो आपस में एक के बाद जुड़े हुए हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को हम डेराइव करते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि करंट को एक ही पाथवे ट्रेवल करना होता है। तो जिसको एक ही रास्ता जाना होता है तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए इसमें करंट क्या होता है? सेम होता है। और जो डिफरेंट होता है उसी को हम ऐड करते हैं। तो इसमें वी नेट हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, वी नेट को अगर हम लिखेंगे तो I और हमारा R नेट, तो यहाँ पे भी I सेम रहेगा, R1 प्लस IR2 प्लस IR3 डॉट 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 IRN, यानी N हो जाएगा नंबर ऑफ रेसिस्टर जितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये नेट होता है यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इक्विवेलेंट। नेट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से हम आई कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में सेम है। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN हो जाएगा। ठीक है, आई से आई हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 डॉट 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 RN। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। कभी पूछता है जब ये सारे क्या हो? सेम हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 सारे सेम हो, मतलब R1 R2 R3 का वैल्यू सेम दिया हो, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अपनाएंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R। N होगा नंबर ऑफ रेसिस्टर। जैसे मान लीजिए कि 5 रेसिस्टर दिए हैं और सबका रेसिस्टेंस 4 है। 5 रेसिस्टर दिए हैं, सबका रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इसी का भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? रेसिस्टर कंबाइंड इन पैरेलल टू ईच अदर। इसमें जो भी रेसिस्टर होते हैं वो पैरेलल कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से। पैरेलल मतलब सामने सामने, जैसे एक ऐसा होगा, 2, फिर ये हमारा 3, ये हमारा 4,
जब आमने सामने रेसिस्टर कॉम्बिनेशन में हो तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा, ये हमारा R4 हो जाएगा। कह रहा है इसमें करंट डिफरेंट होते हैं। करंट डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि करंट को भाई अलग अलग रास्ता ट्रेवल करना होता है, तय करना होता है, कवर करना होता है। जैसे यहाँ से करंट गया तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर यहाँ से भी बटेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर यहाँ से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो देखो मल्टीपल पाथवे करंट को ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इसी के कारण ये क्या होता है, करंट इसमें अलग अलग होता है हर एक रेसिस्टेंस के लिए। हर एक रेसिस्टेंस के लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा बच्चों। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज तो इसमें सिमिलर प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें क्या था, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जब करंट सेम रहेगा तो उसमें वोल्टेज अलग हो जाएगा। इसमें करंट डिफरेंट होगा तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, इस पे गौर जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि इन आवर डोमेस्टिक सर्किट, जितने भी हमारे घरेलू सर्किट होता है, घरेलू में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है, वी आर यूज टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इन विच इफ एनी वन अप्लायंस इज डैमेज इट वुड नॉट अफेक्ट द होल वायरिंग। कह रहा है कि डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि एक भी अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट पूरे वायरिंग पे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अप्लायंसेस लगा हुआ है, अगर ये खराब हो गया, ये खराब हो गया तो क्या होगा, इधर तो करंट आ रही है ना, इधर तो आ रही है ना, तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में मान लीजिए ये हमारा खराब हो गया, तो जब ये खराब हो गया तो ये करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जब ये करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा तो इधर के बल्ब, मान लो बल्ब लगे हो, कैसे ग्लो करेंगे, इधर वाले बल्ब कैसे ग्लो करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फायदा है कि इसमें एक अप्लायंस डैमेज भी हो जाएगा तो किसी दूसरे पे कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसमें वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। करंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो करंट डिफरेंट होते हैं तो हम आई नेट निकालेंगे। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, आई नेट निकालेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN कर देते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V तो सेम रहेगा, V अपॉन आर नेट। तो यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 डॉट 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 V अपॉन RN हो जाएगा कि नहीं। तो अब V यहाँ पे इक्विवेलेंट कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में नेट नहीं इक्विवेलेंट निकाला जाता है। V इसमें कॉमन होगा तो सारे 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 हो जाएंगे, डॉट 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 1 अपॉन RN। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, हमारा फॉर्मूला इधर लिखते हैं, जगह तो है नहीं। हमारा फॉर्मूला आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RN जितना दिया होगा। जब n नंबर ऑफ रेसिस्टर क्या हो, सेम हो, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R अपॉन n। सीरीज में मल्टीप्लाई कर देंगे n से नंबर ऑफ रेसिस्टर से, और पैरेलल में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेसिस्टर से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। आखिर होता क्या है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, द phenomenon by which electrical energy convert into chemical energy when an electric current passes through a resistor। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का वो फेनोमेनन जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब वो किसी रेसिस्टर से
पास होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेसिस्टर से पास होता है तो उसके जितने सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल एनर्जी में। और इसी फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रेसिस्टर लगा हुआ है डिवाइस के रूप में, ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट जब इस रेसिस्टर से होके गुजरेंगे तो किसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना जब वो किसी रेसिस्टर से होके गुजरेगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको भी पता है कि हीटिंग में कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, हीट एनर्जी। और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसीलिए हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो पावर इनटू टाइम होगा, ठीक है। कुछ इसका प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में इसका यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया गया है। तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इंपॉर्टेंट बात भी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। मैंने तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें एक और बात कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो लाइट प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। जैसे मान लो कि अभी आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे होगे तो लाइट ऑन करके पढ़ाई कर रही होगे, है कि नहीं? तो जो लाइट ग्लो कर रहा है वो ड्यू टू दिस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के कारण वो लाइट ग्लो कर रहा है। कैसे सर? अभी हम समझते हैं। एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि इसने एग्जांपल भी लिया इलेक्ट्रिक बल्ब, हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल। आपको पता है कि बल्ब में फिलामेंट लगे रहते हैं, तो फिलामेंट क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो सारे को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में, जितना वो संभव हो सके। यहाँ पे लिखा है एज इट पॉसिबल, सो इट गिव वेरी हॉट्स। कह रहा है कि इसके कारण जो फिलामेंट होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, और उस गर्म होने से ओबियसली कोई भी चीज गर्म होगा तो लाइट को इमिट करता ही करता है। तो जब वायर गेट्स वेरी हॉट, जब वो बहुत गर्म हो जाते हैं तो क्या वो रिलीज करते हैं, वो लाइट रिलीज करते हैं, और यही लाइट ग्लो करने लगता है, जिसकी मदद से आज पूरी दुनिया रोशनी के अंदर है। रात को भी दिन जैसा माहौल लगता है ड्यू टू दिस फेनोमेनन। सोचो कि अगर फिजिक्स नहीं होता, साइंस नहीं होता, तो क्या आज दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी पे कभी जा पाती? बिल्कुल नहीं जा पाती। जो थॉमस एडिसन ने लाइट बनाया था वो इसी फेनोमेनन पे न बनाया था, और वो भी वो 1000 बार फेल हो हुए थे, तभी भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और आज देख लो, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक साइंस रहेगा, जब तक फिजिक्स रहेगा, तब तक थॉमस एडिसन का नाम लिया जाएगा कि भाई ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1000 बार अनसक्सेसफुल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। सोचो भाई, तो यही बात किया जा रहा है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज हाई टेम्परेचर। कह रहे हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। और आपको पता है कि टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, जिसके कारण ये थर्मली आइसोलेटेड है जितना संभव हो सके। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट, द bulbs are usually filled with chemical inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament। आपको भी पता है कि टंगस्टन एक मेटल है, और मेटल जब भी एयर या
किसी भी वाटर सॉइल के प्रेजेंस में आते हैं तो उसमें कोरिजन जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए उसमें इनएक्टिव गैसेस मिलाया जाता है, इनएक्टिव गैसेस भरा जाता है जो कि केमिकली इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। आपको पता है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि चिप्स के पैकेट में जो फूड मटेरियल होता है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, केमिकली इनएक्टिव गैस है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताया गया है, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट। कह रहा है कि जो भी पावर फिलामेंट के द्वारा कंज्यूम हो रहा है वो हीट के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। आप सोचो, मतलब ये कह रहा है कि जो 80% इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, 80% वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें से जो एनर्जी हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है हमारा लाइट एनर्जी में। आपको भी पता है कि कोई भी वर्क 100% एफिशिएंसी के नहीं होता है। कोई भी इंजन है, कोई भी चीज है, 100% एफिशिएंसी से वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस भी होते हैं। तो वही इसमें एक लाइन बताना था कि अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of piece of wire made of metal or an alloy appropriate melting point. For example, aluminum, copper, iron, lead, etc. etc. कह रहा है कि जो इसका एक और कॉमन एप्लीकेशन जो यूज होता है जूल हीटिंग इफेक्ट का, वो फ्यूज के लिए होता है। आपको भी पता है कि फ्यूज एमसीबी में लगे होते हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके दोनों एंड पे मेटल्स होते हैं, बीच में जो ये वाला पार्ट होता है वो आप कहते नहीं, जैसे कप, प्लेट, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वैसे ही कुछ मटेरियल होता है, बहुत हार्ड होता है, उसका ये स्ट्रक्चर बना होता है, और उसमें एक थिन मेटल या किसी भी एलॉय के वायर होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, एप्रोप्रिएट इसमें कह रहे हैं एनसीईआरटी में, यानी ना कम हो, ना बहुत कम हो, ना बहुत ज्यादा हो। एप्रोप्रिएट का मतलब कह रहा है बीच में, मीडियम में हो। ठीक है, और कह रहा है कि एल्युमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं। ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये हमें शॉर्ट सर्किट से होने से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में माफ कीजिएगा, डोमेस्टिक जो सर्किट है उसमें कैपेसिटी है कि इसमें 7 एम्पियर से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर ये फ्लो इसमें करेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उस घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये अलग अलग रेंज के होते हैं, तो उस घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाएगा वो 7 एम्पेयर से लेकर 8 एम्पेयर के बीच में लगाया जाएगा। 7 इसका मैक्सिमम है। अब जैसी 7 से इसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये मेल्ट होना, इसमें जो वायर लगे हैं वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होने से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेक होगा, जैसे ये टूटेगा, वो पूरे सर्किट के जो भी करंट जा रहे हैं उनके फ्लो को ही रोक देगा, और इससे हमारा पूरा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट होने से, यानी खराब होने से, डैमेज होने से बच जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा है इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड
appliances by stopping the flow of any unduly high electric current। कह रहा है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हाई इलेक्ट्रिक करंट मतलब उस इलेक्ट्रिक सर्किट के मैक्सिमम कैपेसिटी से बियॉन्ड वैल्यू के इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें फ्लो करने लगे तो ये क्या करेगा, खुद को अपने आप को ब्रेक करके उस अप्लायंसेस को, उस सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फ्यूज करेगा। कैसे बने होते हैं ये? कुछ चीनी मिट्टी टाइप का मटेरियल होता है, उससे बने होते हैं और इसके दोनों एंड पे मेटल जैसा प्लेट बिछाया जाता है और बीच में एक थिन वायर होता है जो कि एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, मे बी एलॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ आया होगा। तो लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों पावर। पावर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर वही कह रहा है कि जो भी एनर्जी कंज्यूम होता है, ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी में, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कंज्यूम होता है या फिर ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी में, उसी के रेट को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं, उसी फेनोमेनन को कहते हैं हम पावर। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो वॉट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वॉट होगा। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो तीन टाइप्स के पावर के फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर, फिर अगर यहाँ पे आई का वैल्यू अगर हम वी अपन आर रखेंगे तो वी स्क्वायर आर वैल्यू आ जाएगा, और एक हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई। और जब हम इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो जब सबको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा हीट एनर्जी। तो वही इसके तीन फॉर्मूले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है एमसीक्यू में कि 1 किलो वाट आवर कितने वाट सेकेंड के बराबर होते हैं। यानी बेसिकली कह रहा है कि 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। तो आप लोगों का आंसर होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड के बराबर होते हैं, यानी जूल के बराबर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। ओहो, एक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है वोल्ट मीटर और रे मीटर। मैंने बोला था कि आगे हम पढ़ेंगे जब मैं सिंबल पढ़ा रहा था। बस ये लास्ट टॉपिक है। तो वोल्ट मीटर और रे मीटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस, देखिए साइंस में जो डिफरेंस लिखा जाता है ना, तो बिल्कुल आप ना ये नहीं कि पूरा सेंटेंस में लिखिए, वन वर्ड का भी लिखिए लेकिन परफेक्ट लिखिए। इसीलिए मैं वन वर्ड का डिफरेंस लिखवाता हूँ साइंस में, और उससे आपको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। तो अगर ए मीटर की बात करें और वोल्ट मीटर की बात करें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस रहता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजर क्या करता है? मापता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, और ये एक ऐसा वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको मापता है? मेजर करता है वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए मीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। इसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंबल की तो हम पढ़े थे पिछले, मतलब जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में, तो इसका सिंबल यही होता है और इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, वी, यार ये हम लोग पढ़े थे ना। अगर हम बात करें रेसिस्टेंस, तो जो ए मीटर का रेसिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है,
और जो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया, ये भी हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो आप लोग 3 से 4 लाइन में इसका जवाब दे सकते हो। लॉन्ग में भी 4 भी लिख दिए तभी भी आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और एक एक डिवाइस होता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, ये बेसिकली पता है कहाँ पढ़ा जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें पढ़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के मिनिमम से मिनिमम यानी माइक्रो एम्पेयर वाले इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये होगा करंट के लार्ज वैल्यू को डिटेक्ट करेगा, मापेगा। और ये होगा जो करंट के मिनिमम से मिनिमम, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को ये डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है। और इसका उपयोग जैसे आप लोग पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स वाले चैप्टर में, ओस्टर्ड लॉ, ओस्टर्ड ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे एराइज होता है, और उसी इलेक्ट्रिक करंट से इन्होंने एक नीडल रखा था, वो नीडल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। इससे डिटेक्ट हुआ। गैल्वेनोमीटर भी उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, और गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट करके बता दिया। पहले तो उन्होंने देख के ऑब्जर्व कर लिया, जब वो नीडल डिफ्लेक्ट हुआ कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर ने भी बता दिया कि हाँ भाई इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो उस इफेक्ट को हम उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो आपको लिखना है कि इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेजर नहीं विच डिटेक्ट द मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है। ये मीटर क्या करता है? मापता है लार्ज वैल्यू को, और ये डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट मतलब छोटे से वैल्यू को भी पता कर लेगा, हाँ भाई इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करना चाहेंगे तो एनसीईआरटी के मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है, जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, लेकिन आप लोग जब अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बना लेंगे। जैसे कह रहा है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, जैसे कह रहा है कि वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसको हम 5 पार्टों में, 5 इक्वल पार्टों में कट कर दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इक्वल पार्टों में उसको हम कट कर दिए। फिर उसको हम पैरेलल कंबाइन कर दिए, मतलब उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए। अब कह रहा है कि उसका आर इक्विवेलेंट अगर आर डैश है, कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट अगर उसका आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश की वैल्यू निकाली। यही ना हमसे पूछा गया है। तो देखिए एक वायर है मान लो जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसको 5 इक्वल पार्टों में हम जब कट करेंगे तो सब में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/5 हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, हो जाएगा सर, R/5। ठीक है, और मैंने अभी बताया था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर सेम होते तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट R/N होता है। तो इसमें R इक्विवेलेंट R डैश है, तो R डैश क्या हो जाएगा? R हमारा कितना है? R/5। हर एक R कितना है? R/5 है। और नंबर ऑफ रेसिस्टर कितने? 1 2 3 4 5, ये भी कितने हैं? 5 है। यहाँ पे लिख लो N की वैल्यू भी कितनी है? 5 है। तो जब हम R डैश निकालेंगे तो ये 5 नीचे हो जाए तो R/20
5 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि r अपॉन r डैश की वैल्यू, r अपॉन r डैश की वैल्यू, तो r अपॉन r डैश हमारा कितना है, r अपॉन 25, 25 यहाँ पे नीचे तो ऊपर आ जाएगा, r से r कट जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जब आप पढ़ लिए हैं तो आपसे ये बनेगा ही बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. इसमें रेशियो जो सीरीज में और जो पैरेलल में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उन्हीं का रेशियो पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल रेसिस्टिविटी सेम है, इक्वल लेंथ भी सेम है और इक्वल डायमीटर सेम है, तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इतना बात ये कह रहा है सिर्फ किसके लिए कि अरे भाई रेसिस्टेंस सेम है। तो भाई तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि दो कंडक्टिंग वायर है जिसका रेसिस्टेंस सेम है, नहीं भाई, ये घुमा के बोलेगा, ये बोलेगा रेसिस्टिविटी भी सेम है, लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। देखो ये एक लाइन को बोलने के लिए इतना घुमा फिरा के बोल रहा है ताकि बच्चे क्या हो, एग्जाम में फंसे। और ये भी कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी भी सेम है। देखो भाई, तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालिए, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें V और R आता हो, दोनों एक साथ आता हो। तो एक ही फॉर्मूला है पावर का जिसमें V और R दोनों एक साथ आते हैं, V स्क्वायर R। और जब हम इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे, V स्क्वायर R को जब हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आ जाएगा, हीट का आ जाएगा। अब कह रहा है, ठीक है, तो अब कह रहा है कि हीट जो सीरीज में प्रोड्यूस हुई है और जो हीट पैरेलल में प्रोड्यूस है उनका रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर आर एस वी स्क्वायर आर पी और इंटू टी, टाइम से टाइम कट जाएगा, वी सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आया है 1/RS और 1/RP। आपको पता है दो रेसिस्टर हैं तो दोनों का रेसिस्टेंस जब सेम है तो अगर सीरीज में हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे निकाल लो, सीरीज का हो जाएगा R प्लस R 2R हो जाएगा और पैरेलल का नंबर ऑफ रेसिस्टर से डिवाइड कर देंगे तो R/2। तो अब हम इधर इनका निकाल लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे आया है सीरीज का, देखिए 2R आया है अपॉन में 1 और यहाँ पे आया है पैरेलल का R/2, तो R और ये 2 ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा 1/2R, फिर ये हो जाएगा 2, ये R हमारा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/2R इंटू में 2 और ऊपर में R मल्टीप्लाई में, R से R कट जाएगा तो 1/4, यानी ये 1/4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जैसे अब किसी बच्चे को अगर यहाँ पे समझ नहीं आया हो तो सिंपल सी बात है, सीरीज का हमारा 2R आ गया तो हम सीरीज की जगह पे 2R लिख दिए, पैरेलल का हमारा R/2 आया तो नीचे RP है तो R और ये 2 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर जो ये R जो नीचे है ये फिर ऊपर जाके ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 2R इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2R, तो R से R कट जाएगा तो 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हमारा आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बहुत बच्चे इसका आंसर ए भर देते हैं लेकिन ये नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ना इस फॉर्मूले से करना, R इज इक्वल टू रो अपॉन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या है,
होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। चलिए जी, तो थैंक यू कहने का समय आ चुका है, अलविदा कहने का समय आ चुका है, बाय कहने का समय आ चुका है। आज यार मैं बहुत ही बोल रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अनमोल एजुकेशन को। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।